हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब बढ़िया। आई होप आप लोगों का पढ़ाई लिखाई का काम बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होगा। आज हम डिस्कस करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कुछ बातें, जिससे आप कैसे इस केमिस्ट्री पूरे सब्जेक्ट में कैसे बहुत अच्छा मार्क गेन कर सकें, इसको आपको समझना है। सबसे पहले तो आप अपने एटीट्यूड को चेंज करिए। किसको चेंज करने की बात कर रहे हैं हम? आप अपने एटीट्यूड को चेंज करिए। चेंज योर एटीट्यूड। देन अगर आपने एटीट्यूड चेंज किया, देन आप क्या कर सकते हैं? चेंज योर रिजल्ट। अगर आप अपने एटीट्यूड को चेंज कर देंगे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इट मींस अगर आप लोअर लेवल पे हैं तो आप हायर लेवल पे जा सकते हैं इन सब प्रोसेस को समझ करके। आइए वन बाय वन हम चैप्टर वाइज डिस्कशन करते हैं। तो पहले तो आपको ये एटीट्यूड रखना है। कैसा एटीट्यूड होना चाहिए आपका? पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन अब तो बिना पढ़े आपका काम नहीं चल सकता, इसलिए आपको क्या रखना पड़ेगा? पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा, जिससे आप अपने रिजल्ट को क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। अनबिलीवेबल, जो आपको खुद विश्वास नहीं होगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है? आपके एटीट्यूड पे। जितनी चीजें हैं आप उसको स्लोली पढ़ते रहिए। अब उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक ऑफ द ईच चैप्टर। हर एक चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। कौन सा टॉपिक पढ़े जिससे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आप एग्जाम हॉल में जाने के बाद आपको ये वीडियो देखने के बाद ये फील आएगा कि यहाँ से तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में। आइए वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। आपको पता है पूरे आपको केमिस्ट्री के कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 10 चैप्टर पढ़ने हैं। आइए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। जो पहला चैप्टर आपका है वो क्या है? सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन चैप्टर में आपको कुछ नहीं, बहुत कम पॉइंट पढ़ने हैं। जैसे पहली बात तो आपको क्या याद रखना है? डिफिनीशंस आपको याद रखने हैं। डिफिनीशन जैसे आपने पढ़ा होगा मोलैरिटी के बारे में, मोलैरिटी के बारे में, मोल फ्रैक्शन के बारे में, तो इतनी बातें आपको याद रहनी चाहिए डिफिनीशन के रिगार्डिंग। और इसी में आप पढ़े होंगे मोल फ्रैक्शन। तो ये छोटा सा डिफिनीशन है। इन डिफिनीशन को याद रखेंगे, आपके एग्जाम में इससे मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। दूसरी जो बात करते हैं इसी में आपको याद रखना है हेनरीज लॉ एंड राउल्स लॉ। ये जो दो लॉ हैं, इन दोनों लॉ को याद रखना है। और राउल्स लॉ में आपने देखा था पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। इसी राउल्स लॉ में आपको देखना क्या है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। अगर इतनी बातें आपको पता चल गई तो समझ लीजिए इसमें से केवल इतनी बातें आपको समझनी है। क्लियर है? अब बात करते हैं, आता है नेक्स्ट पॉइंट जो आपका किससे पूछा जाएगा? न्यूमेरिकल इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो न्यूमेरिकल जनरली 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। उन्हीं 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेसिस पे आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। तो आइए उसमें बताते हैं। न्यूमेरिकल आपने पढ़ा होगा 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहला, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इससे क्वेश्चन बनेगा। दूसरा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा आपने पढ़ा था ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जनरली आपकी ये जो पॉइंट है, याद रखने वाले पॉइंट हैं, आपको याद रहना चाहिए ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसके आपको क्या याद रहने चाहिए? फार्मूलेज याद रहने चाहिए, जिसके बेसिस पे आपको क्या पूछा जाएगा? मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इतनी बातें क्लियर है? तो इस चैप्टर से ये जो टॉपिक्स हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और आपको पता है इस चैप्टर से कितने मार्क्स कंटेन करेंगे? ये चैप्टर आपको 7 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली दे के जाएगा। क्लियर है?
जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका वो आपका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कौन सा चैप्टर है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको पता है इस बार इसका वेटेज बढ़ गया है। कितने मार्क्स का आ रहा है? 9 मार्क्स का आ रहा है। क्लियर है? तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? इसमें आपको जनरली पढ़ना है क्या? पहली बात तो आपको समझना है गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होते हैं। इन सब चीजों को आपको 1 बाय 1 समझना है। उसके बाद इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप याद रखिएगा फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज लॉ। उसके बाद इसी में आपको याद रखना है कोलराउच लॉ। ये 2 लॉ में से डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फैराडे लॉ में है क्या? कोलराउच लॉ। इसमें उसके बाद आपको पढ़ना क्या है? फ्यूल सेल पढ़ने हैं। उसके बाद थोड़ा सा इसी में आपको पढ़नी है बैटरी के बारे में जानना है कि प्राइमरी बैटरी क्या होती है, सेकेंडरी बैटरी क्या होती है, इसके बारे में आपको समझना है। तो ये तो हो गया आपका किससे रिलेटेड? थ्योरी का पार्ट हो गया। अब इसमें से भी बनता है क्या है आपका? न्यूमेरिकल बनेगा। तो न्यूमेरिकल के टॉपिक इससे पूछे जाएंगे। आपको पता है 2 ही न्यूमेरिकल मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि इससे पूछा जाए। पहला आपका हो सकता है कोलराउच लॉ से आपने पढ़ा होगा लैम्डा एम नॉट इज इक्वल टू वी प्लस लैम्डा नॉट प्लस वी माइनस लैम्डा नॉट माइनस। ये आपने पढ़ा होगा कोलराउच लॉ में। यही ठीक आपने पढ़ा होगा एक और नर्नस्ट इक्वेशन। तो डेफिनेटली आप याद रखिएगा इन दोनों इक्वेशन से आपको क्या पूछे जाएंगे? न्यूमेरिकल पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो ई सेल इक्वल टू आपने पढ़ा था ई सेल इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट। या आपने कहा था कि कैथोड अपॉन एनोड। कैथोड पे आपको पता है क्या होता है? कैथोड पे रिडक्शन होता है और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं? रिडक्शन अपॉन ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं। तो इतनी बातें इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर हुई इतनी बातें? तो इस चैप्टर से ये मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। क्लियर हो गई बातें? आइए नेक्स्ट चलते हैं। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है क्या? आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं? तो आपको याद रखना है केमिकल काइनेटिक्स में। केमिकल काइनेटिक्स में आपको समझना क्या है? इसमें आपको याद रखना है रेट लॉ क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, और उसके बाद इसमें आपको जानना है यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट के बारे में आपको जानना है। इसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूं मोल 1 माइनस n लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स याद रखिएगा। यहां पे n क्या है? n आपका है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर आपसे कहता है कि 0 ऑर्डर के लिए बताइए तो n की वैल्यू आप क्या रख लीजिएगा? 0 1 2 3 जो भी आपसे कहता है। क्लियर है? फिर इसमें आपको याद क्या रखना है? मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आपसे क्या पूछता है? डिफरेंस पूछता है। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। इसके रिगार्डिंग आपको जानना ही जानना है। और आपको क्या याद रखना है? छोटा सा डेरिवेशन के फॉर्म में अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको डेरिवेशन क्या पूछ सकता है? फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर का क्या? जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इसमें आपको ये बातें याद रखनी चाहिए। जीरो ऑर्डर में फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ। क्लियर है? इसके बाद आपका आता है क्या? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जनरली आप देखेंगे कि रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या आपसे पूछ सकता है? रेट कांस्टेंट के की वैल्यू बताइए। के तो आपने क्या पढ़ा है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। इसमें आपको जनरली मोस्ट एक्सपेक्टेड है इसके लिए पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर। इसमें आपने पढ़ा होगा क्या? k इक्वल टू 2.303 t log a अपॉन a माइनस x। इस फार्मूले पे आपको क्वेश्चन देख के ही जाना है। क्लियर है? तो इतनी बातें आपको इस चैप्टर से पढ़नी है।
और यही पे एक और मोस्ट एक्सपेक्टेड है, अर्हेनियस इक्वेशन से क्वेश्चन बनता है। अर्हेनियस इक्वेशन जनरली आपने पढ़ा होगा इसमें क्या, k = a e⁻e/RT। जनरली इसमें से पूछता है एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। तो इतनी बातें आपको इस चैप्टर से पढ़नी है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में। नेक्स्ट आपका आता है जो चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको क्या समझना है, जनरली मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, वाई फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस, वाई कॉम्प्लेक्सेस फॉर्मेशन करते हैं क्यों डी ब्लॉक के एलिमेंट, ये पढ़ना है आपको। उसके बाद आपको समझना है कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इम्पटी डी ऑर्बिटल होता है। ये बात आपको इसमें याद रखनी है। उसके बाद आपको थोड़ा सा याद रखना है किसके बारे में, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वेरिएशन आपको समझना है, किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, किसका कम होगा, ये बातें आपको इसमें जानना है। कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, और तीसरी बात इसी में आपको याद रखनी है, ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव क्यों करते हैं। व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट बिहेव द कैटलिस्ट, व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट बिहेव्स एज ए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, आयोनाइजेशन की वेरिएशन होती है, कैटलिस्ट की तरह क्यों बिहेव करते हैं। और आपको इसमें याद रखना है जो डी ब्लॉक में है उसमें आपको K2Cr2O7 एंड KMnO4 का कुछ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज को जान लेना है, या इन दोनों में किसी एक का आपसे क्या पूछा जा सकता है, प्रिपरेशन। क्लियर है। अब आते हैं यफ ब्लॉक एलिमेंट में। तो यफ ब्लॉक एलिमेंट में बहुत कुछ आपको नहीं जानना है। इसमें आपको जनरली आपको पता होना चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद आपको थोड़ा सा जानना है इसी में कि ये जो यह ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं जनरली इनका आपको समझना है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। उसके बाद इसमें आपको पढ़ना है लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन एंड एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन। बस इसमें ये दो ही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। कभी कभी इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिगार्डिंग पूछ लेता है, या फिर लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन। चाहेंगे तो इस चैप्टर को आप स्मूथली 2.5 आवर में इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। केवल आपको टाइम कहां लगने वाला है, K2Cr2 और KMnO4 के प्रिपरेशन में। तो ये चैप्टर भी आपको कितना वैरी कर रहा है, आपको पता है 5 to 7 मार्क्स। इसमें 1-2 नंबर इधर क्या हो सकता है, वैरी कर सकता है। क्लियर है जी बातें। नेक्स्ट चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये भी चैप्टर आपको इस बार, पहले इसका वेटेज कितना था, 2 मार्क्स का था, बट इस टाइम इसका वेटेज कितना हो गया है, 7 मार्क्स का। इसमें आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स हाइब्रिडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। थोड़ा सा यहां याद रखना है बीपीटी का लिमिटेशन जरूर याद रखिएगा। इसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है वो आपका इस बार इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसका नाम है क्या, आइसोमेरिज्म। डेफिनेटली इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ये तो कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, कौन, आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट आपको इसी में क्या समझना है, थोड़ा सा सीएफटी, और उसके बाद इनका मैग्नेटिक बिहेवियर, कि ये पैरामैग्नेटिक है या फिर मैग्नेटिक बिहेवियर को समझ लेना है। मैग्नेटिक बिहेवियर, इतनी बातें अगर आपको इस चैप्टर से पता है। और एक थोड़ा सा छूट गया इसमें, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर भी आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको 2 नंबर आपको कहां से मिलने हैं, 2 मार्क्स फिक्स है इससे, 2 मार्क्स आपको इससे मिलना ही मिलना है। क्लियर है। अगर आपसे पूछ ले डी ब्लॉक के एलिमेंट कॉम्प्लेक्स तो बनाते ही हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएंगे, बट ये कलर्ड भी होते हैं। क्लियर है इतनी बातें। ओके, सो इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। मोस्टली आपसे क्वेश्चन यही से पूछे जाएंगे। इसके पहले नॉमेनक्लेचर और थोड़ा सा हाइब्रिडेशन के बारे में पूछता था, बट इस बार इसका वेटेज बढ़ गया है। तो आइसोमेरिज्म
मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया इस चैप्टर के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट पढ़ते हैं हैलो एल्केन्स एंड हैलो एडीन्स के बारे में। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका हैलो एल्केन्स एंड हैलो एडीन्स है। इसमें जनरली आपको ये भी चैप्टर 5 को कितना मार्क्स दे सकता है, 7 मार्क्स कंटेनिंग है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है आपका याद रखिएगा SN1 एंड SN2 रिएक्शन। थोड़ा सा इसमें आपको समझना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें जो नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन जनरली जो नेम रिएक्शन में आपको समझ लेना है क्या, क्लिंक-स्टीन रिएक्शन, क्लिंक-स्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये दो रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ESR का मतलब है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि हैलो एल्केन्स क्या देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो आपको इसमें क्या पढ़ना है, SN1 SN2 और यही पे नेम रिएक्शन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें याद रखिएगा आप कौन सा, सैंड-मीयर रिएक्शन, सैंड-मीयर रिएक्शन। तो इस चैप्टर में आपका ये बातें हैं, में भी हो सकता है थोड़ा सा आपसे क्या पूछ ले, नॉमेनक्लेचर। तो आई थिंक आप चाहेंगे SN1 SN2 SN2 में आपसे जनरली पूछता क्या है, आपसे पूछ लेता है कि ये आपका लिखा हुआ क्लोरो और यहाँ पे भी लिखा है क्लोरो। इससे पूछ सकता है SN1 रिएक्शन कौन फास्टर देगा और SN2 कौन फास्टर देगा, आपसे पूछेगा व्हाई। बस इतना आपसे इस SN1 SN2 में जानना है। इलेक्ट्रोफिलिक में आपने फेडरक्राफ्ट रिएक्शन देखा होगा, नेम रिएक्शन आपको क्लिंक-स्टीन, स्वार्ट्ज रिएक्शन और आपको सैंड-मीयर रिएक्शन। इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस चैप्टर से, बहुत ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत। इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़िए, आई थिंक ये भी आपको 2 से 3 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? हमें आपको क्या याद रखना है, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ये भी चैप्टर आपको कितना मार्क्स देके जाएगा, 7 मार्क्स कंटेनिंग है। ये भी 7 मार्क्स ये चैप्टर आपको देगा ही देगा। चलिए आपको इसे पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है एक इसी में पढ़ना है मैकेनिज्म, और वो किसके लिए है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। केवल पूरे चैप्टर में आपको यही एक मैकेनिज्म देखने को मिलेगा। मैकेनिज्म आपको ये याद रखना है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। उसके बाद इसमें जो आता है नेम रिएक्शन आते हैं। नेम रिएक्शन आप में, इस नेम रिएक्शन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा वो है आपका क्या, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो याद रखिएगा विलियमसन सिंथेसिस एंड कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन, बस ये 2 रिएक्शन आपको जानना है। तीसरा पॉइंट आपको समझना है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। फिनॉल और अल्कोहल में क्या चेंजिंग होती है, क्लियर है? तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है इस चैप्टर से। जनरली ये चैप्टर आपको जब आप वहां पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, किसके केस में, फिनॉल और ईथर, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। एक बार अगर आप इस चीज को देखेंगे तो डेफिनेटली पूरा का पूरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, चाहे अल्कोहल फिनॉल ईथर हो, हैलो एल्केन्स हैलो एल्केन्स हो, या फिर आप देखेंगे किसमें एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें आपको क्या याद रखना है, इनका आपको याद रखना है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। बार बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है, एल्डिहाइड दे देगा, कीटोन और कार्बोक्सिलिक, या फिर हाइड्रोकार्बन्स दे देंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपको याद रखना है। उसके बाद इसमें आपको याद रखना है नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन में जो सबसे ज्यादा है इंपॉर्टेंट, उसमें आप पढ़ेंगे क्या, इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, और मोस्ट फेवरेबल है आपका कौन सा, रोसेनमुंड रिएक्शन।
इस चैप्टर के लिए और एक और है बहुत ही फेमस, स्टीफन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? स्टीफन रिएक्शन। अगर मैं कहूं इसमें स्टीफन रिएक्शन और इटार्ड रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा। एक और आप याद रखिएगा, क्लीमेंसन रिडक्शन। ये दो एक लाइन के नेम रिएक्शंस हैं ये सब। उसके बाद आपने इसी पढ़ा होगा ओड किस्नर। क्लियर है? इसमें थोड़ा सा याद रखिएगा टेस्ट के बारे में, टेस्ट ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन। टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन जनरली इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। किससे? आपने पढ़ा होगा टॉलेंस टेस्ट एंड फेयरिंग टेस्ट। ये दो टेस्ट के बारे में जरूर आप पढ़ते जाइएगा। तो और यहां से आता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, अगर आप पढ़ने जाएंगे तो यहां से है आपका हेल ओल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हेलोरार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। ये चैप्टर भी आपको कितना 7 मार्क्स देके ही जाएगा। इस बार चैप्टर्स के मार्क्स का वेटेज थोड़ा सा बढ़ गया है। क्लियर है इतनी बातें? नेक्स्ट है आपका क्या? नेक्स्ट चैप्टर है आपका क्या? एमीन्स है। ये एमीन भी आपको कितना 5 to 7 मार्क्स देके ही जाएगा। इतने मार्क्स का ये पेपर है, आप चैप्टर है आपका। चाहेंगे तो आप बहुत आसानी से पा जाएंगे। इसमें आपको याद रखना है किसको? गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस याद रखिएगा। और एक है आपका क्या? हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। और इसमें आपको समझना क्या है, ये दो तो हो गए नेम रिएक्शन। इस बार गैब्रियल का तो चांस बहुत ज्यादा है कि गैब्रियल थायरामाइड सिंथेसिस पूछेगा ही पूछेगा। जो उसके बाद इंपॉर्टेंट है वो क्या है? बेसिसिटी ऑर्डर आपको जानना है। डेफिनेटली आपको बेसिसिटी ऑर्डर से आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। और इसके बाद आपको किसको पढ़ना है? डायजोनियम साल्ट। डायजोनियम साल्ट के बारे में जानना है। उसमें आपको किसको समझना है? एजो ग्रुप मेंटेन रहता है। जनरली आपने क्या पढ़ा है? उसमें एक आपने पढ़ा है येलो डाई और एक आपने पढ़ा है क्या? ऑरेंज डाई। जनरली इतनी बातें आपको इस चैप्टर से पढ़नी है। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं किसके? आपका एमीन्स चैप्टर के। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका वो है आपका बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स ये चैप्टर भी आपको 7 मार्क्स देके जाएगा। बायोमॉलिक्यूल्स, इसमें आपको क्या पढ़ना है कि आपके एनोमर्स क्या होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एनोमर्स? एनोमर के बारे में समझना है। और आपको थोड़ा सा पढ़ना है क्या? डाइसैकराइड्स। डाइसैकराइड्स में आपको पढ़ना है किसको? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को, कि किस कार्बन और किस कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। जैसे आप बोलेंगे लैक्टोज में किस में होता है, उसके बाद अगर आप कहें सुक्रोज में, तो ये दो बातें आपको याद रहनी चाहिए। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के बारे में पूछ लेता है। उसके बाद बात आती है इसी चैप्टर में एनोमर के बाद आपका डिस्कशन होता है किसके रिगार्डिंग, कि इनका हम लोग क्या बना दे साइक्लिक स्ट्रक्चर। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बना सकता है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर अल्फा डी ग्लूकोज कौन है, बीटा डी ग्लूकोज कौन है, या फिर फ्रक्टोज कौन है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसके बाद जो इसमें पढ़ना है आपको थोड़ा सा पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स का आपको स्ट्रक्चर नहीं समझना है, बट आपको याद रखना है पॉलीसैकेराइड्स के क्या एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। इससे केवल क्यों क्या पूछा जा सकता है, एग्जांपल्स क्या होंगे ये पूछा जा सकता है। तो ये हो गए आपके क्या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है और इनके लिंकेज किसके किसके बीच में होता है। नेक्स्ट आते हैं प्रोटीन पढ़ेंगे, तो आप उसमें याद रखिएगा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है
मोस्ट एक्सपेक्टेड है। उसके बाद आपको याद रखना है डीएनए और आरएनए में इनका बेसिस कौन सा यूज होते हैं, बेसिस। क्लियर है। और आपको थोड़ा सा पढ़ना है क्या, अमाइनो एसिड्स के बारे में एंड न्यूक्लिक एसिड। तो इतने जो चैप्टर है मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है आपके किसके, पूरे 10 चैप्टर का डिस्कशन 1 बाय 1 कर दिया। पहले ही हमने बताया आप अपने एटीट्यूड को चेंज करिए, 1 बाय 1 इस चैप्टर को जितना हमने बताया इसको पढ़िए, आप देखेंगे आप बहुत ज्यादा बूस्टर फील करेंगे, मोर कॉन्फिडेंट होंगे। क्लियर है। तो आप अपनी पढ़ाई को सही तरीके से करिए। और मैंने आपको सारे चैप्टर्स लगभग इसमें कवर कर देंगे। 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर्स आपको 15 तक कंप्लीट हो जाएंगे। 1 बाय 1 आप चाहे तो वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। तो चैनल को क्या करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।